तो योद्धाओं, कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। उसने मुझसे पूछा कि सर, हार्डवर्क या फिर मेहनती इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है या फिर टैलेंटेड इंसान। तो वो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से उनको बताया कि टैलेंटेड इंसान ज़रूरी नहीं कि वो मेहनत कर सके और वो हमेशा लगातार मेहनत कर सके। तो हो सकता है वो अभी के लिए थोड़ा सा वो सक्सेस पा जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस मेहनती इंसान ही पाता है। तो आप अगर मेहनती हैं तो हो सकता है आपने पहले मेहनत नहीं किया हो, तो अभी आपके पास वो सारी नॉलेज नहीं है, या फिर दूसरी जगह मेहनत किया था तो दूसरे फील्ड के नॉलेज है। लेकिन जिस टारगेट को आप अचीव करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो इस फील्ड में अगर आप मेहनत किए तो इस फील्ड का नॉलेज आपका बढ़ेगा और आप धीरे धीरे आप भी टैलेंटेड स्टूडेंट के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि टैलेंटेड स्टूडेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हार्ड वर्किंग मेहनती स्टूडेंट होना। अगर आप मेहनती हैं तो आप किसी भी टारगेट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजीली कवर कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप ज़रूर पा सकते हैं। तो टैलेंटेड होना से, टैलेंटेड हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं, तो ये फिर तो एक गजब का कॉम्बिनेशन है, फिर तो चमत्कार ही होने वाली बातें हैं। तो आप मेहनत करिए और मेहनत से बिल्कुल भी पीछे मत डरिए। कल के हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस में दो कंटेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था कि एक क्वेश्चन तो आपके लिए पेपर 7 पार्ट 3 या पेपर 7 पार्ट 3 में जो एम्प्लॉयबिलिटी रोजगार वाला जो पोर्शन है, उसमें अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके आंसर आपको कल के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में मिलेंगे। क्वेश्चन आप लिखना कि भारत में लोगों को या युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, अपने शब्दों में समझाइए। ये क्वेश्चन हो सकता है। द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ को डेवलप करने के लिए आपके क्या सुझाव हैं, रिकमेंडेशन हैं, ये आपको बताना है। आप देखोगे कि कल के हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस में लगभग 12 से 13 पॉइंट्स और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, और वो थोड़े अपने दिमाग से सोचे हुए कॉन्सेप्चुअल बेस उपाय हैं जो हर बुक में नहीं मिलेगा। तो आप उसको ज़रूर सुनें और अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने की ज़रूर कोशिश करें। उसके बाद सेकंड था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो हमारे आर्टिकल 44 में दिया गया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इसका संबोधन करते हुए बोला था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। जो सिविल मामले होते हैं उसमें एटलीस्ट सभी के हित बराबर होने चाहिए, सभी के अधिकार समान होने चाहिए। धर्म से ऊपर व्यक्ति के अधिकार हैं और व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी को एक समान सिविल कोड होना चाहिए। तो इसके लिए जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं, आज नहीं तो कल ये आप मान के रखो कि एक ए से बन सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, समान नागरिक संहिता के ऊपर ए से आप मान के रखो कि भविष्य में ए से बन सकता है। तो आप उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क जरूर लिखोगे ऐसे में। तो आपके पक्ष में तर्क वाला जो कंटेंट होगा वो आपके कल के एडिटोरियल एनालिसिस में आपको मिलेगा। तो अगर आप पक्ष के तर्क आप उसको सुन के लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो दो कंटेंट है, दोनों को ज़रूर सुने। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी में अगले साल, इस साल अब 1 महीने बाद, तो आप ये मान के रखो कि 1 महीना बचा है आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर आने में। तो आपको ये मान के रखो कि बलात्कार वाला जो पोर्शन है, रेप वाला जो कंटेंट है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके एस्पेक्ट्स, आपकी सोच को भी देखा जा सकता है, आपकी सोच को परखा जा सकता है कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू को किस डायरेक्शन में सोचते हो। और कल के एडिटोरियल एनालिसिस में आप ये देखोगे कि वुमेन का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन एट नाइट है, रात में उनको काम करने की जो रेशियो है उसको कम करने की बात की गई है। तो उसमें बताया गया है कि ये रिग्रेसिव मोड है। आप फिर से, हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, है ना, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो अगर रात को पुरुष काम कर रहा है तो रात को महिला भी काम कर सके, ऐसा हमारा समाज का डेवलपमेंट हम लोग करना चाहते हैं और ये हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये रात को ये घटना होती है तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग बोलता है कि रात को महिलाओं को काम करने के लिए बुलाना ही गलत है।
उनको रात को बुलाओ ही मत। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि बहुत सारे जो कॉरपोरेशन होंगे, इंस्टीट्यूशन होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, फैक्ट्री होंगी, जहाँ पे रात में भी महिलाएं रात में भी काम करने की ज़रूरत होती है, रात में भी काम करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उन लोग महिलाओं को, लेडीज़ लोग को रोज़गार देने की इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। ऐसा एक पहले मैटर आया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको पेड लीव भी दिया जाता है, जो लगभग 6 से 8 महीने का पेड लीव होता है, कि अगर कोई कंपनी है जहाँ पे महिला काम कर रही है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छुट्टी तो मिलेगा, मैटरनिटी लीव, लेकिन उसके साथ उसके छुट्टी के कुछ महीने फिक्स होते हैं, इस महीने में आपको उनको सैलरी भी पेमेंट करना पड़ेगा, भले ही वो ऑफिस नहीं आती है। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट, चलो गवर्नमेंट है तो उनके पास तो पैसे हैं तो वो पे कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए काम नहीं करता, वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, तभी वो काम कर रहा है, नहीं तो वो क्यों ही काम करेगा। तो वो क्या करेगा, वो अगर उसको लगता है कि कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर उसको, तो फिर उसको 6-8 महीने की फ्री में सैलरी देना पड़ेगा, तो वो ऐसा सिचुएशन पालेगा ही नहीं। तो वो ऐसा सिचुएशन आए ही ना, तो वो क्या करेगा, महिलाओं को नौकरी में रखेगा ही नहीं। तो महिलाओं को नौकरी में रखेगा नहीं तो महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट में जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, फीमेल पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स, फीमेल पार्टिसिपेशन एट वर्कफोर्स में रेशियो कम होता जाएगा। उसमें एक डाटा भी बताया गया था कि अभी 25% वुमन पार्टिसिपेशन है, तो वो भी कम होता जाएगा। तो एक समाज का एक बड़ा वर्ग अगर घर में बैठेगा तो इंडियन इकोनॉमी कैसे लीड करेगी। तो सबको इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनको भी एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको वो कंसेप्ट भी अपने इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए और उसको भी समझना चाहिए। तो वो कल के आर्टिकल आप ये मानो कि आपके प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको आप सुने और उसके क्वेश्चन मैंने बताया है उसको उसके आंसर के हिसाब से लिखें। इसके बाद आप जनजाति वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मैं मान रहा हूँ कि जनजाति वाला पूरा पोर्शन जो आपका प्रीलिम्स में जो विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल की बुक में जनजाति का चैप्टर दिया है, उसका पूरा चैप्टर, जनजाति के बाद क्या होगा, लोक कला संस्कृति वाला चैप्टर होगा। तो लोक कला संस्कृति की बात उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले का जो जनजाति वाला चैप्टर होगा उसको आपने पूरा पढ़ा होगा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए होंगे 5 से 10 बार, तब ये आप मान के रखना आपकी पढ़ा है। उस पूरे कंटेंट को 5 बार कम से कम पढ़ा होगा, 5 से 10 बार, और 5 से 10 बार उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाए होंगे, तब आप ये मानना कि आपने पढ़ा है। अगर इतना भी नहीं पढ़ा है तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने पढ़ा है। 2-3 1-2 बार पढ़ना और ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना, उसके आंसर्स भी नहीं लिखना, इसको पढ़ना नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ टाइम पास करना और अपने आप को धोखा देना बोलते हैं। तो अगर आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और ऑब्जेक्टिव लगाया है, तभी आप ये सोचना कि आपने पढ़ा है। और आज उसके ऊपर मेंस के लिए टेस्ट होंगे, तो आप मेंस के टेस्ट भी आंसर लिखिए, और इस तरीके से उस पूरे टॉपिक का आपने मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कंटेंट तैयार कर लिया होगा। तो इस टॉपिक में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है भविष्य में, अगर आपने मेहनत किया है तो भविष्य में आप बहुत ही रिलीफ मोड में होंगे और आपके माइंड में एक सॉफ्टनेस आएगी। कॉन्फिडेंस बोलते हैं जिसको, कॉन्फिडेंस आता है तो बाद में दिक्कत नहीं जाती है। तो ये आप करोगे। और इंडिया वाले में हम लोग जो जैव विविधता वाला पोर्शन था, बायोडाइवर्सिटी, वहीं तक हम लोग रखे हुए हैं। और उसके बाद आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे। वर्क एंड टाइम थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आप ये मानो कि 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं सीसेट वाले पोर्शन में, और मेंस में 8 नंबर के सवाल भी इस चैप्टर से आते ही हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से ज़रूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और प्रॉपर समय दीजिए, इसलिए आज आपको टारगेट ज़्यादा नहीं मिला है। तो इसके ऊपर हम लोग कल या परसों प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, जिसमें लगभग आप ये मानो कि 30 से 35 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, तो आपको उसके प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाना है। तो आप आज अच्छे से प्रैक्टिस इसका करिए और मैथ्स की भी पकड़ अच्छे से बनाइए। तो इसके अलावा हमारा जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, आप क्या करेंगे, प्रत्यय पढ़ रहे हैं, 2 पेज आपने कल पढ़ा होगा। 2 पेज पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगा होगा, तो आप 2 पेज के क्वेश्चन आप लिखिए। पहला क्वेश्चन ही आपका ये होगा कि प्रत्यय किसे बोलते हैं, और उसे उदाहरण सहित समझाइए। इसके 2 प्रकार हैं, वो प्रकार भी बताइए।
मतलब आप ये क्वेश्चन लिख लो कि प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर आप लिखो कि पहला विनायक, कसक, पढ़त, चलन, चुभन, करणीय, खाऊ, झगड़ा और धमाका, इसमें धातु और प्रत्यय शब्दों को अलग अलग करना है आपको। और आपको अक, अक, अन, अनि, आई, आऊ, इस प्रत्यय शब्द से आपको 4 शब्द बनाने हैं। आप ये मानो कि इन सभी प्रत्यय शब्दों से आपको 4 शब्द बनाने हैं। तो इस तरीके से आप प्रत्यय का कंटेंट करेंगे। और प्रत्यय करने के बाद आप जो मुहावरा पढ़ रहे होंगे, मुहावरा भी आपने, मुहावरा तो खत्म हो गया था, जो लोकोक्ति वाला पोर्शन, मतलब जो विनय कुमार पाठक में कहावत नाम से चैप्टर दिया हुआ है, वो आप पढ़ रहे होंगे। तो 2 पेज आपने पढ़ा होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन ही यही होगा कि कहावत किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। उसके बाद आप पहला क्वेश्चन लिखोगे इसका, अढ़ाई हाथ की कड़कड़ी, 9 हाथ का बीज, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अपनी करनी पार उतरनी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अपनी डफली अपना राग, अपनी गरज बावली, अंधे के हाथ बटेर, आँख का अंधा गांठ का पूरा, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो ये आपके कहावत के क्वेश्चन हो गए और प्रत्यय के क्वेश्चन हो गए और आपके करंट अफेयर की मेंस के लिए और ऐसे के लिए कुछ कंटेंट के क्वेश्चन हो गए। और आप मैथ्स के आपके टारगेट हैं, ये सभी आपको आज दिन भर में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको थोड़ी देर में क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, उसको आप लिखिए। अभी मैं कुछ दिन बिज़ी रहूँगा, रायपुर वगैरह मेरा अभी शेड्यूल रहेगा आना जाना, तो इस वीक मैं थोड़ा सा आपकी कॉपी चेक करने में थोड़ा डिले हो सकता है। नेक्स्ट वीक सारा जो पेंडिंग वर्क रहेगा मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए, अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।